इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स 11 के चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस 8, 10, 13 और 17 का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 8 पे आते हैं। शो दैट दिस 4/4 डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 होल क्यूब। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और सबसे पहला ऑपरेशन जो मैं करूंगा वो होगा C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4। जो कॉलम 4, कॉलम 3 और कॉलम 2 के एलिमेंट्स हैं उनको कॉलम 1 में ऐड किया जाएगा। कुछ इस तरह से ये कॉलम 1 का एलिमेंट x प्लस कॉलम 2 का एलिमेंट 1 प्लस कॉलम 3 का एलिमेंट 1 प्लस कॉलम 4 का एलिमेंट 1 और ये हमारे पास x प्लस 3 बनेगा। और जब हम ये सारे ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये डिटर्मिनेंट आ जाएगा, ये x प्लस 3। अब मैं ये जो x प्लस 3 है इसको कॉलम 1 से कॉमन लूंगा और मेरे पास कुछ ये डिटर्मिनेंट बचेगा। कॉलम 1 से x प्लस 3 कॉमन ले लिया है। नेक्स्ट, ये जो रो 1 है इसको रो 2, रो 3 और रो 4 में से माइनस करेंगे और हमारे पास ये डिटर्मिनेंट बचेगा, ये R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, यानी कि R2 का एलिमेंट में से R1 का एलिमेंट माइनस किया जा रहा है। और यही ऑपरेशन हम R3 पर भी यूज करेंगे, R3 माइनस R1, और R4 पर भी यूज करेंगे, R4 माइनस R1। तो हमारे पास ये डिटर्मिनेंट बचेगा। अब अगर आप इस डिटर्मिनेंट पर गौर करें तो ये एक अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि जो आपका मेन डायगोनल है उसके नीचे वाले सारे कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स जो हैं वो जीरो है। तो इसका जो डिटर्मिनेंट होता है अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स का, वो सिर्फ जो मेन डायगोनल एलिमेंट्स हैं 1, x माइनस 1, x माइनस 1 और x माइनस 1, वो इनका प्रोडक्ट होगा। तो हम ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा, x प्लस 3 इंटू ये हमारा पहला डायगोनल एलिमेंट है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो ये उनका प्रोडक्ट आ गया और जाहिर है ये मल्टीप्लाई होंगे तो x माइनस 1 होल क्यूब बनेगा और यही हमारी राइट हैंड साइड 3। क्वेश्चन 10 पे आते हैं। इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, शो दैट के ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू k क्यूब इनटू a। जबकि जो k है वो एक नॉन जीरो स्केलर है। तो हम एक 3x3 मैट्रिक्स लेते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, कुछ इस तरह की। ये एक जनरल मैट्रिक्स है, इसके 9 एलिमेंट्स हैं, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। अब मैं इसके दोनों तरफ k से मल्टीप्लाई करूंगा, जबकि k एक नॉन जीरो स्केलर है। तो अब हम ये बात जानते हैं कि जब एक स्केलर एक मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो उसके तमाम एलिमेंट्स के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो k इन 9 एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। अब मैं दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लूंगा, ये मैंने डिटर्मिनेंट ले लिया। यहाँ पर एक चीज नोट करें कि मैट्रिक्स के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज कर रहे हैं, जबकि डिटर्मिनेंट के लिए हम स्ट्रेट लाइन यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पर मैंने k कॉमन लेना है इस डिटर्मिनेंट में से, लेकिन डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज के तहत जो हर रो है उसमें से अलग से k कॉमन आएगा। तो पहली रो में से b k कॉमन आएगा, दूसरी रो में से b k कॉमन आएगा और इसी तरह तीसरी रो में से भी k कॉमन आएगा। तो k 3 दफा कॉमन आएगा, जो मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ। ये रो 1 से कॉमन आया, ये रो 2 से और ये रो 3 से। तो ये हमने कॉमन ले लिया था कि R1, R2 और R3 से, और ऑब्वियसली ये मल्टीप्लाई होके k क्यूब इंटू a आ जाएगा। और यही क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं।
फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए एंड शो दैट ए इनवर्स इनटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। इस क्वेश्चन में दो बातें देखनी है हमने, एक तो मैट्रिक्स ए जो दी गई है उसका इनवर्स फाइंड करना है और फिर उसके इनवर्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है और आंसर आइडेंटिटी लेकर आना है। तो आइए देखते हैं, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। अब इसका इनवर्स हम फाइंड करते हैं, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 over a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। इस फार्मूले से दो चीजें हमें चाहिए, ए डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए। तो पहले हम ए डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट ये आ गया आपके सामने, इसको मैंने रो नंबर 1 की मदद से एक्सपेंड किया है। ये रो 1 का एलिमेंट 2 लिखा, फिर ये जिस रो और कॉलम में आता है उसको डिलीट कर दिया और एक छोटा डिटर्मिनेंट बना के लिख दिया 1 0 -3 5। नेक्स्ट हम लिखेंगे माइनस और रो का अगला एलिमेंट जो है 1 वो लिखेंगे और फिर वो जो एलिमेंट 1 है जिस कॉलम और जिस रो में आता है उसे डिलीट कर दें और एक 2 by 2 डिटर्मिनेंट बना दें। फिर प्लस लिखें और नेक्स्ट एलिमेंट रो का थर्ड जो एलिमेंट है वो लिखें 0 और फिर वो एलिमेंट जिस कॉलम और रो में आता है उसे डिलीट करें और बाकी एक 2 by 2 डिटर्मिनेंट आप बना दें। 2 by 2 डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना आसान है। एक्सपेंड करने के बाद ये हमारे पास सिंप्लीफाई होके आंसर आ जाएगा 5। अब क्योंकि ये 5 आया आंसर, 0 नहीं आया, ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, इसका मतलब है कि हम इसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। और अब हम ये बात जानते हैं कि एडजॉइंट इज द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। तो जो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स है उसका ट्रांसपोज लें तो एडजॉइंट हासिल होता है। अब इस स्टेप को जरा आपने ना ध्यान से देखना है, ये पहले मैं आपको लिख के बता देता हूं कि ये एडजॉइंट ऑफ ए, ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स होगा। तो ये मैं पहले ना मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स बनाऊंगा और उसके ऊपर फिर ट्रांसपोज लिखता हूं। अब ये मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स कैसे बनेगी, आप आ जाएं, ये 9 एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स के और 9 ही इसके कोफैक्टर्स होंगे। तो मैं उनको लिखता हूं, पहले ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस, इस तरतीब से आपने बनाने हैं। और ये मैंने छोटे छोटे डिटर्मिनेंट्स बनाए हैं, अब उनको मैं फिल करने लगा हूं। अब आप पहली पोजीशन पर आ जाएं, यानी कि एलिमेंट 2 पर आ जाएं। अब करना सिर्फ इतना है कि 2 जिस रो में आता है जिस कॉलम में आता है उसे डिलीट कर देना आपने और बाकी क्या बचेगा 1 0, ये 1 बचेगा, 0 -3 और 5। तो सिंपली आपने ये करना है कि जिस पोजीशन पर वो एलिमेंट मौजूद है उस रो और कॉलम को डिलीट कर देना है, जो बाकी बचेगा वो लिख देना है। इसी तरह हम आ जाते हैं अब 1 पर, ये 1। अब ये जिस कॉलम और जिस रो में आता है उसे डिलीट करें, बाकी आपके पास 1 0 और 2 5 आ जाएगा। नेक्स्ट आप 0 का लिखना चाहते हैं तो 0 जिस कॉलम जिस रो में आता है उसे डिलीट करें, बाकी ये 1 1 2 और -3। इसके बाद आप सेकंड रो पर आ जाएं, उसका पहला एलिमेंट है 1। अब वो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करें, बाकी क्या बचा, फर्स्ट रो में से 1 0 और थर्ड रो में से -3 5। नेक्स्ट अब हम 1 का लिखेंगे, तो 1 सेकंड रो और सेकंड कॉलम में है उसको डिलीट कर दें, बाकी आपके पास 2 0 और 2 5 बचेगा। इसी तरह नेक्स्ट 0 है, ये सेकंड रो और थर्ड कॉलम में है, इसको भी डिलीट करें, 2 1 2 -3। इसी तरह हम जो थर्ड रो है उसके भी कोफैक्टर्स लिख देंगे, बिल्कुल उसी तरह वो एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में आता है उसे डिलीट करना है और बाकी जो बचेगा उसे आपने लिख देना है। तो ये मैं जरा डायरेक्ट लिख देता हूं, ये हमारे पास मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स
आ गई। और इसी को आप जरा हम खूबसूरत तरीके से लिख के दिखा देते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसको सिंपलीफाई करना है तो मैं जरा ये इरेज कर दूं ताकि हमें जरा अच्छे तरीके से नजर आ सके कि हमारे स्टेप्स क्या क्या हैं। अब ये जो 2 by 2 डिटर्मिनेंट्स हैं, ये सारे इनको आप एवेल्युएट कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ, और ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। और मजीद इसको सिंपलीफाई करें तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। अब सिर्फ मैंने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज लेना है। तो ये मैं इसका ट्रांसपोज ले लेता हूं और अब ए इनवर्स का फार्मूला लिखते हैं। यहां पर मैं ए डिटर्मिनेंट और यहां पर एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू पुट कर दूंगा और ये हमारे पास ए इनवर्स आ गया। अब हम ए इनवर्स और ए को मल्टीप्लाई करेंगे वेरीफाई करने के लिए कि ए इनवर्स इनटू ए ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है और यहां पर ये I3 के बराबर आएगा। तो ये ए इनवर्स, ये इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी और इसी तरह ए की ये वैल्यू हमने पुट कर दिया। अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। आप जानते हैं कि जो पहली रो है उसको पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, पहला एलिमेंट पहले से मल्टीप्लाई होगा तो ये 10 आ जाएगा। फिर दूसरा एलिमेंट दूसरे से मल्टीप्लाई होगा तो -5 आ जाएगा, प्लस तीसरा एलिमेंट तीसरे से मल्टीप्लाई होगा यानी कि रो का तीसरा कॉलम के तीसरे से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 आ जाएगा। और यही प्रोसेस हम इन तमाम एंट्रीज के लिए करेंगे जो कि आपके सामने है। तो सिंप्लीफाई होने के बाद ये 1/5 इंटू मैट्रिक्स 5 0 0 0 5 0 0 0 5 और 5 अब इनको डिवाइड करेगा तो ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1 जो कि I3 है और यही हमने वेरीफाई करना था। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। If A and B are non-singular matrices, then show that number 1 AB whole inverse is equal to B inverse A inverse। इस रिजल्ट को हम प्रूव करेंगे थ्योरेटिकली या एनालिटिकली। तो क्योंकि ए और बी नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं, अगर ये नॉन सिंगुलर हैं तो इनके इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करेंगे सच दैट ए इंटू ए इनवर्स ये भी आइडेंटिटी के बराबर होगा और ए इनवर्स इंटू ए ये भी आइडेंटिटी के बराबर होगा। इसी तरह बी इंटू बी इनवर्स आइडेंटिटी के बराबर और बी इनवर्स इंटू बी ये भी आइडेंटिटी के बराबर। अब मुझे ये प्रूव करना है कि ए बी होल इनवर्स ये बराबर होता है बी इनवर्स ए इनवर्स। अब मैं कैसे प्रूव करूंगा? लेफ्ट हैंड साइड से मैं ए बी ले लूंगा, ये इनवर्स छोड़ दूंगा और राइट हैंड साइड वाली पूरी टर्म या पूरा एक्सप्रेशन लेके इन दोनों को करूंगा मल्टीप्लाई। अगर मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास आंसर आ गया आइडेंटिटी तो फिर मैं ये कह सकता हूं कि ए बी और बी इनवर्स ए इनवर्स एक दूसरे के इनवर्स हैं। तो फिर मैं लिख सकूंगा ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो आइए देखते हैं, ये मैं कंसिडर करता हूं ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो पहले मैं इसको कुछ इस तरह लिखूंगा एसोसिएटिव लॉ के तहत। क्या किया मैंने, ये बी और बी इनवर्स इनको इकट्ठा कर दिया है एसोसिएटिव लॉ के तहत। और अब ये बात हम जानते हैं ऊपर डेफिनेशन में कि B इंटू बी इनवर्स जो है वो आइडेंटिटी के बराबर है। अब A I और A इनवर्स मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर A इंटू A इनवर्स ही आएगा और ये भी आइडेंटिटी के बराबर है क्योंकि ये हम ऊपर डेफिनेशन में ये बात बयान कर चुके हैं। अब अगर आप गौर करें तो A B और B इनवर्स A इनवर्स को मैंने ऑपरेट किया, आंसर आइडेंटिटी आ गया। तो अब मैं लिख सकता हूं ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो ये मैं लिख देता हूं, लेकिन अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हो गया। अब हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी चेक करेंगे स्केयर मैट्रिसेस के लिए। तो अब मैं ये करूंगा कि बी इनवर्स ए इनवर्स पहले लिखूंगा और ए बी बाद में लिखूंगा, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा और देखूंगा आंसर आइडेंटिटी आता है या नहीं। अगर आ गया तो फिर मैं
लिख दूंगा कि ए बी इनवर्स बराबर होता है बी इनवर्स ए इनवर्स के। तो आइए देखते हैं, कंसिडर करते हैं बी इनवर्स ए इनवर्स इंटू ए बी। अब यहां पर मैं ए इनवर्स और ए जो है वो इकट्ठा कर दूंगा उसी एसोसिएटिव लॉ के तहत। ठीक हो गया। और ये बात अब हम जानते हैं कि ए इनवर्स इंटू ए ये आइडेंटिटी के बराबर होता है, ऊपर डेफिनेशन में लिखा हुआ है। अब बी इनवर्स आई और बी मल्टीप्लाई होंगे तो बी इनवर्स इंटू बी रह जाएगा, जो कि अगेन आइडेंटिटी के बराबर है गिवन डेफिनेशन के मुताबिक। अब आप देख सकते हैं कि दोनों सूरतों में आंसर आइडेंटिटी आया है, तो मैं ये लिख सकता हूं फिर ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, और दोनों सूरतों को इकट्ठा कर लें तो भी हम ये बात कह सकते हैं ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 17 पार्ट 2 पे आते हैं। इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन शो दैट ए इनवर्स होल इनवर्स इज इक्वल टू ए। अब क्योंकि यहाँ पर मैट्रिक्स ए नॉन सिंगुलर है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा सच दैट ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, या ए इनवर्स इंटू ए, इसका आंसर भी आई यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। यहां से मैं ये जो पहला पोर्शन है ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, इसको ले लेता हूं और अब मैं इसके दोनों तरफ इनवर्स अप्लाई करूंगा। ये मैंने इनवर्स अप्लाई कर दिया। इसके बाद मैं ये फार्मूला यूज करके ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको एवेल्युएट करूंगा। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं कि ए बी होल इनवर्स इक्वल होता है बी इनवर्स ए इनवर्स के। अब यहां पर देखें तो बी की जगह हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में ए इनवर्स है, तो मैं बी की जगह ए इनवर्स पुट कर देता हूं, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। ये बी की जगह ए इनवर्स पुट हुआ, ऊपर ए इनवर्स उसी तरह रहेगा। तो ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरह हमारे पास आ जाएगा। अब मैं दोनों तरफ ए से पोस्ट मल्टीप्लाई करूंगा। ये मैंने पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया लेफ्ट और राइट साइड पर। पोस्ट मल्टीप्लाई का मतलब ये जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके बाद आपने मल्टीप्लाई करना है लेफ्ट साइड पर, और राइट साइड पर जितने एलिमेंट्स हैं उनके भी राइट पर ही ए को आपने लिखना है। अब मैं ए और ए इनवर्स इनको इकट्ठा करूंगा और ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा, और ये एसोसिएटिव लॉ के तहत किया। अब हम ये बात भी जानते हैं कि ए इनवर्स इंटू ए ये आइडेंटिटी के बराबर होता है, ऊपर डेफिनेशन में बयान किया हुआ है। और आइडेंटिटी से जब कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होती है तो वो वही मैट्रिक्स आंसर आ जाता है। तो ए इनवर्स होल इनवर्स इक्वल आ गया ए के। इसमें एक बात कि यहाँ पर ये जो आइडेंटिटी का इनवर्स है वो मैंने आइडेंटिटी ही लिखा, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इनवर्स आइडेंटिटी होता है। तो यही हमें प्रूव करना था।